अगला सिद्धांत मानसिक क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में अलग से भी पूछा गया है। मानसिक क्रांति क्या है? इसको समझने से पहले बड़ा मन समझते हैं कि क्रांति किसे कहते हैं। क्रांति, रिवॉल्यूशन, क्या होती है क्रांति? किसी भी क्षेत्र में आए जबरदस्त परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। ऐसा बदलाव जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो, जब ऐसा बदलाव जब किसी क्षेत्र में आता है तो उसको क्रांति कहते हैं। जब ऐसा बदलाव धर्म के क्षेत्र में आए, धार्मिक क्रांति, कृषि के क्षेत्र में आए, हरित क्रांति, दूध के क्षेत्र में आए, श्वेत क्रांति, उद्योगों के क्षेत्र में आए, औद्योगिक क्रांति, और जब हमारे विचारों में परिवर्तन हो जाए, कर्मचारी और मालिकों के बीच अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए, जब विचारों में परिवर्तन आ जाए तो उसको मानसिक क्रांति कहते हैं। विचार मिलना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंतर्गत ऊंच नीच की खाई रहती है, एक दूरी बनी रहती है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, इनके बीच एक दूरी बनी रहती है, जबकि दोनों में बदलाव आना चाहिए। मालिक उच्च स्तर के व्यक्ति कर्मचारियों को अपना माने और कर्मचारी मालिक को अपना माने। दोनों के बगैर काम नहीं हो सकता, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। इसलिए दोनों को एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अच्छे विचार, मधुर संबंध, अच्छे रिलेशन जब डेवलप होते हैं तो संस्था में, कर्मचारियों में सहयोग की भावना बढ़ती है। फिर कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोऑर्डिनेशन तो संस्था के रूल के अकॉर्डिंग होता है और कोऑपरेशन इच्छा से होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई काम करता है, अपने मन से कोई काम करता है, तो वो काम और अच्छे तरीके से होता है। तो मानसिक क्रांति का मतलब होता है कि मालिक और श्रमिकों के विचारों में परिवर्तन आना, उनके बीच मधुर संबंध स्थापित होना, अच्छे रिलेशन डेवलप होना, ताकि उनके बीच जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाए। कई जगह देखा जाता है कि उच्च वर्ग श्रमिकों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और जो कर्मचारी होते हैं वो हमेशा उनको नफरत की दृष्टि से देखते रहते हैं। कारण ऊंच नीच, जबकि हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार है। मालिक को हक है बंगले में रहने का, क्योंकि इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, इतने पैसे लगा करके हमारे लिए इतना बड़ा एक विशाल जो है संगठन खड़ा किया है, जिसे सभी की रोजी रोटी चल रही है। और मालिक को यह समझना चाहिए कि संगठन, संस्था को, काम को पूरा करने वाले तो कर्मचारी ही हैं, जिससे उत्पादन हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए दोनों के विचारों में परिवर्तन होना चाहिए, ताकि अच्छे रिलेशन डेवलप होंगे। जब उनके बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे तो हड़ताल, तालाबंदी, किसी भी प्रकार के विवाद नहीं होंगे और एक अच्छा स्वस्थ संगठन आपका बनेगा और प्रगति करेगा। अगला सिद्धांत क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्रियात्मक संगठन क्या होता है? क्रियात्मक संगठन का प्रतिपादन एफडब्ल्यू टेलर द्वारा ही किया गया है कि किसी भी संस्था के अंतर्गत काम को कार्य के आधार पर बांटना, क्रियात्मक संगठन, ग्रुप बनाना। सेल्स डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, मटेरियल डिपार्टमेंट अलग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का अलग हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है, और ये सारे विभाग अपने कार्य के अनुसार कार्य करते हैं। उसको बोलते हैं क्रियात्मक संगठन। तो एफडब्ल्यू टेलर ने बताया है कि संस्था के अंदर संगठन का होना जरूरी है, पर संगठन कैसे होना चाहिए? क्रियात्मक, कार्य के आधार पर। एक जैसा काम करने वाले एक डिपार्टमेंट अलग,
एक ही दूसरे प्रकार का काम करने वाला एक ग्रुप अलग होना चाहिए, ताकि हर संस्था का एक मैनेजर होता है, एक नेतृत्व करने वाला होता है, लीडर होता है, जो सबको गाइड करता है, तो कार्य और आसानी से होता है। तो क्रियात्मक संगठन जो है वो संगठन होता है जहां पर कार्य के आधार पर कार्य को बांटा जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं क्रियात्मक संगठन। जब कार्य के आधार पर हम बांट देते हैं काम को, तो काम व्यवस्थित तरीके से होता है, काम बंट जाता है और हर व्यक्ति अपने काम में विशेष योग्यता हासिल कर लेता है। अगला है उत्तम सामग्री की व्यवस्था। यह प्रबंध का सिद्धांत है, उत्तम सामग्री की व्यवस्था। आप किसी भी संस्था में उत्पादन कर रहे होते हैं तो उत्पादन के अंतर्गत जो आप मटेरियल यूज कर रहे होते हैं वो मटेरियल उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि उस सामग्री के आधार पर ही, उस रॉ मटेरियल के आधार पर ही किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण होता है। इसलिए रॉ मटेरियल में, सामग्री में किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जो आप उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज होना चाहिए, उत्तम सामग्री की व्यवस्था। यहां पर मटेरियल से संबंधित सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। मटेरियल कैसे आ रहा है, मटेरियल कैसे जा रहा है, मटेरियल अनावश्यक खर्च तो नहीं हो रहा है, वेस्ट तो नहीं जा रहा है, मटेरियल की कॉस्ट क्या पड़ रही है, और फिर उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाता है। अच्छी क्वालिटी का माल अगर महंगा भी मिलता है तो वो भी चल जाता है, कारण क्योंकि क्वालिटी के आधार पर कीमत होती है। तो इसलिए एफडब्ल्यू टेलर ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा उत्पादन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता के दौर में अगर आपको टिकना है, अपने माल को बाजार में बेचना है, ग्राहकों को आकर्षित करना है, तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास सस्ते मूल्य पर अच्छी सामग्री उपलब्ध होगी, और जब उसकी लागत कम आएगी तो आप सस्ते मूल्य पर अपने कर्मचारियों को, अपने ग्राहकों को माल दे सकेंगे। इसलिए यह सिद्धांत है कि जो भी सामग्री की व्यवस्था हो वो उत्तम सामग्री होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। इसके बाद उत्तम उपकरणों की व्यवस्था। उपकरण मतलब टूल्स। जहां भी निर्माण काम हो रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग हो रहा है, तो जो भी मशीनें वगैरह हैं, जो भी उपकरण वगैरह हैं, वो उचित होना चाहिए। अर्थात सभी उपकरणों का सही तरीके से संचालन होना चाहिए, सही समय पर उनमें ओवर ऑयलिंग होना चाहिए। कई बार मशीनें ऐसी होती है जो बाबा आदम के जमाने से चली आ रही होती हैं, पुरानी मशीनें चल रही है, उसी से उत्पादन हो रहा है, लागत भी आ रही है, और कई मशीनें तो ऐसी होती है जिनसे कि कर्मचारी को भी खतरा होता है, काम करने वाले जो हैं मशीन पर। तो जितने भी आपके उपकरण हैं उनका अरेंजमेंट सही होना चाहिए, सभी मशीनें समय समय पर चेक हो, जो भी उत्पादन के लिए आपको उपकरण चाहिए वो समय पर उपलब्ध हो, अच्छी क्वालिटी का हो, और जितना हम उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं उनका करें, और व्यवस्थित तरीके से उनका संचालन करें, उनकी देखभाल करें। क्योंकि मशीनें अगर सही होंगी तो हमारा उत्पादन सही होगा। बार बार मशीनें अगर खराब हो जाती हैं, काम बंद पड़ा रहता है, मजदूर बैठे हुए हैं, आपका उत्पादन भी नहीं हो रहा है, आपको लेबर भी लग रही है, इस प्रकार बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर इन समस्याओं से आप बचना चाहते हैं तो आपको उत्तम उपकरणों की, मतलब टूल्स की व्यवस्था करना होगी। अनुकूल वातावरण। संस्था में
काम करने वाले वर्कर्स हैं, जहां पर वो काम कर रहे होते हैं, वहां का वातावरण काम करने के अनुकूल, मतलब काम करने के लिए होना चाहिए। इस प्रकार का वातावरण नहीं होना चाहिए जो कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाले। कई जगह हम देखते हैं कर्मचारी काम कर रहे हैं, कहीं स्वच्छ हवा आने की व्यवस्था ही नहीं है, न प्रकाश है, न लाइट, मतलब लाइट बराबर है नहीं, और हीट बहुत ज़्यादा निकल रही है, मशीनों की गर्मी अलग है, ये सब काम हो रहा है और काम का एनवायरनमेंट ही नहीं है सही तरीके से। तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि जहां भी प्रोडक्शन हो रहा है, जहां भी मशीनें हैं, वो सब प्रॉपर हो, काम करने के अनुकूल वातावरण होना चाहिए कि जैसे कर्मचारी आए तो उसको काम करने में मन लगे। अगर वो वातावरण स्वास्थ्यप्रद नहीं है, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसका नुकसान कर्मचारी को तो होगा ही होगा, संगठन को भी होगा, संस्था को भी होगा, क्योंकि कर्मचारी बीमार पड़ जाएंगे, बार बार छुट्टी लेंगे, परिणाम स्वरूप आपका उत्पादन रुक जाएगा या उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति वातावरण से संतुष्ट होता है और उसका काम करने में जब मन लगता है, तो वो पूरी जो रुचि से काम करता है, तल्लीनता से काम करता है, मन लगा करके काम करता है। अब मान लो सफोकेशन हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है और कर्मचारी का काम में मन नहीं लगेगा उस दशा में, तो इसलिए जहां पर भी काम हो रहा है वहां का जो वातावरण है वो फेवरेबल होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। और अंतिम सिद्धांत, आदर्श लेखांकन पद्धति, आइडियल प्रॉपर अकाउंटिंग। क्या होता है बेटा कि कोई भी संस्था जब अपना उत्पादन कर रही होती है, ठीक है, तो उसको अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं रखेंगे तो आप अपना प्रॉफिट लॉस कैसे ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए आदर्श लेखांकन का मतलब होता है जिसमें सारे लेखांकन शामिल होते हैं। कौन कौन से? वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, उत्तरदायित्व लेखांकन, ठीक है, बहुत सारे, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उस प्रकार से अकाउंटिंग रखी जाती है। वित्तीय लेखांकन वाला जो होता है वो सारे खर्चों का हिसाब रखता है, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे उत्पादन से संबंधित हो। लागत लेखांकन वाला केवल लागत से संबंधित हिसाब किताब रखता है। तो इस प्रकार हर खर्च के लिए प्रॉपर लागत लेखांकन जब होता है तो उचित लागत लेखांकन के माध्यम से हमें सही लागत पता लगती है और उसके आधार पर फिर हम वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं और माल को बेचते हैं। तब आपका माल आगे कंपटीशन में, प्रतियोगिता में टिक पाएगा। इस प्रकार बेटा एफडब्ल्यू टेलर के ये 14 सिद्धांत हैं। एफडब्ल्यू टेलर ने इन 14 सिद्धांतों में मुख्य रूप से जोर दिया है काम के उत्पादन पर। टेलर का मुख्य रूल था कि किसी भी प्रकार से काम कंप्लीट होना चाहिए, काम को पूरा करने पर बल दिया जाता है, साथ ही उसकी क्वालिटी पर बल दिया जाता है। तो इनका मेन जो केंद्र बिंदु था या केंद्र बिंदु जो है वो है श्रमिक, लेबर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं कि व्यक्ति काम कैसे कर रहा है, उस काम को देखा जाए, उसकी काम की क्वालिटी को देखा जाए। इन चीजों पर ध्यान दिया है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फेयोल के जो 14 सिद्धांत हैं, इनमें क्या समानता है और क्या असमानता है वो हम देखेंगे बाद।